डिप्टी कलेक्टर रही हैं 2020 की, और आईपीएस सेलेक्ट हुई हैं 2021 में। इन्होंने इस किताब को रिव्यू किया है, इंग्लिश मानी जो किताब है। दोस्तों नमस्कार, घटनाचक्र डिजिटल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। 22 दिसंबर को यूपी पीसीएस प्री की परीक्षा थी, और प्री की परीक्षा होने के बाद अलग अलग लोग अलग अलग तरह की कट ऑफ की बात कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं जो 75 प्लस हैं उनका होने जा रहा है प्री में, कुछ लोग कह रहे हैं जो 80 प्लस है उनका होने जा रहा है। एक वर्ग ऐसा ही है जो ये मानता है कि पेपर जो कितना लेंदी था तो ये मेरिट 70 प्लस भी हो सकती है। अब इन तीन कैटेगरीज में जो 80 प्लस वाले हैं ये तो लगभग श्योर हैं कि उनका होने जा रहा है। 75 और 70 वाले कंफ्यूज हैं उनका होगा या नहीं होगा, और महिलाओं की कैटेगरी की बात करें तो उसमें भी थोड़ी कंफ्यूजन है। अब सवाल है कि इन दोनों कैटेगरीज को ये लग रहा है कि हम मेंस की तैयारी करें कि नहीं करें, तैयारी शुरू करने से पहले आंसर राइटिंग करें कि नहीं करें, क्या स्ट्रेटजी हो। तो इन दोनों वर्गों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है। 80 प्लस वाले तो लग चुके हैं, लेकिन ये वीडियो इन तीनों लोगों के लिए है कि आखिर मेंस में क्या स्ट्रेटजी हो। हालांकि 80 प्लस वाले अगर लगातार दे रहे हैं तो थोड़ी बहुत स्ट्रेटजी के बारे में आपको जानकारी जरूर होगी, लेकिन आज एक तरीका ऐसा बताऊंगा आपसे, और ये भी बताऊंगा कि घटनाचक्र पब्लिकेशन से आपको कैसे मदद मिल सकती है। तो इस प्रक्रिया में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, आप ध्यान से इस पूरे वीडियो को देखिएगा, और वीडियो को देखने के बाद जो है अपनी राय दीजिएगा, कमेंट करिएगा और अपने सजेशन दीजिएगा। देखिए, जब हम यूपी पीसीएस मेंस की चर्चा करते हैं, यूपी पीसीएस मेंस की चर्चा करते हुए एक बात का ध्यान आपको रखना पड़ेगा, और वो बात ये है कि यूपी पीसीएस का जो सिलेबस है वो लगभग निश्चित होता है। सिलेबस निश्चित होता है। देखिए, प्री का सिलेबस बहुत वास्ट होता है, प्री का सिलेबस बहुत वास्ट होता है, लेकिन मेंस का सिलेबस लगभग निश्चित होता है। आयोग ने आपको कीवर्ड्स दिए होते हैं और उसी कीवर्ड के आधार पर वो क्वेश्चन पूछता है। लेकिन कई बार आपको देखने को ये मिलेगा, जैसे जीएस फर्स्ट का जो पेपर है, जीएस फर्स्ट का जो सिलेबस है उसमें जो है साइलेंट फीचर, जिसमें साहित्य और संस्कृति और कला की जो विशेषताएं हैं प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक, उसमें एग्जैक्टली ये नहीं दिया होता है कि कौन सा प्रश्न पूछ सकता है, किस सेगमेंट से पूछ सकता है। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए, पाठ्यक्रम क्या होता है, आपके लिए एक दर्पण का काम करता है। सिलेबस इज ए मिरर फॉर यू। कैसे काम करता है, जब पाठ्यक्रम आप देख लेते हैं तो पाठ्यक्रम एक दर्पण, ऐसा दर्पण है, पाठ्यक्रम एक ऐसा दर्पण है, अगर इसमें पीवाईक्यूज को मिला दिया जाए तो ये जो दर्पण थोड़ा धुंधला था, ये थोड़ा धुंधला दर्पण था, ये क्लियर हो जाता है। कैसे? क्योंकि पाठ्यक्रम जब आप देखते हैं, सिलेबस देखते हैं, तो एग्जैक्ट टॉपिक्स का अंदाजा नहीं हो पाता है कई बार। लेकिन जब आप पीवाईक्यूज देख लेते हैं, आप ये देख लेते हैं कि पिछले 4 साल 5 साल में, जब से 2018 में यूपी पीसीएस में रिटन एग्जाम होने लगा मेंस का, तब से कौन सा क्वेश्चन पूछा है, किस सेगमेंट से पूछा है, तो आपको लगभग चीजें क्लियर होने लगती हैं, और आपका जो धुंधला मिरर होता है ये एकदम साफ हो जाता है। मेरा कहने का मतलब है, जो ब्लरी प्रॉब्लम्स हैं, जो ब्लर विजन आपको मिरर के तहत हो रहा था, वो खत्म हो जाता है। किसके थ्रू? पीवाईक्यूज के थ्रू। पीवाईक्यूज आप समझिए, विश्वास करिए, पीवाईक्यूज आपके सिलेक्शन में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। कैसे प्ले करते हैं, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपने 2018 से लेकर 2023 तक के पीवाईक्यूज आपने देख डाले। जैसे जीएस1 का जो पहला ही सेगमेंट है वो है प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक संस्कृति, स्थापत्य और कला की विशेषताएं। अब प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक इसकी चर्चा हो रही है, लेकिन आयोग एक एग्जैक्ट नहीं बता रहा है कि किस सेगमेंट से वो क्या पूछने जा रहा है। इसके लिए आप क्या करेंगे, आप 2018 से लेकर 2023 तक का जो पेपर है कैसे करना है, मैं आपको विधिवत इस बात की चर्चा कर रहा हूं यहाँ पे, लेकिन बस ये है कि आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। देखिए, करना क्या है, जैसे आप हिस्ट्री की चर्चा करते हैं, देखिए फर्स्ट पेपर में हिस्ट्री की जब आप चर्चा करते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री की जब चर्चा करते हैं, तो एंशिएंट हिस्ट्री में आप क्या करिए, मैं जो कह रहा हूँ बहुत ध्यान से उसको सुनिएगा। देखिए, हिस्ट्री में क्या करिए, आप चैप्टराइजेशन करिए। जैसे आपने हड़प्पन सिविलाइजेशन की चर्चा यहाँ की है हड़प्पन सिविलाइजेशन की आपने चर्चा की है, आपने इस चैप्टर का नाम रखा हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड वैदिक कल्चर। अब आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि आप 2018 से लेकर 2023 तक जो 5 साल एग्जाम हुए हैं, इन 5-6 सालों में जो एग्जाम हुआ है, इसमें इस चैप्टर से जो पीवाईक्यू पूछे गए हैं उसको आप एक जगह पे लिखिए।
चैप्टर लिखिए और चैप्टर के अंदर जितने PYQs 2018 से 23 तक पूछे गए हैं, 2018 से 23 तक पूछे गए हैं, इन सारे PYQs को आप एक चैप्टर में लिखिए। फिर अगला चैप्टर बनाइए इसी तरह का। अगले चैप्टर में हो सकता है क्या, मान लीजिए कि आपने अगला चैप्टर बना लिया वैदिक, जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा वो मौर्यन एम्पायर, मान लीजिए आपने बना लिया, मौर्यन एम्पायर का चैप्टर बना लिया। मैं चैप्टर बनाने की बात कर रहा हूं, मौर्यन और गुप्ता, दो तीन चीजें आप इसमें दो तीन डायनेस्टीज और कंटेम्प्रेरी जो डायनेस्टीज हैं और कंटेम्प्रेरी जो टाइम है, जो टाइम पीरियड है, उसको बना लिया। इसमें आपने सारे चैप्टराइजेशन को कर लिया और सारे PYQs को लिख लिया कि इन PYQs से सवाल पूछे जा चुके हैं। आपको इससे क्या मिलेगा? इससे ये मिलेगा कि जब आप PYQs से गुजरेंगे तो आपको ये लगेगा कि इस सेगमेंट से, इस चैप्टर से ये सवाल अभी तक नहीं आया है, और उस चैप्टर के उस सवाल को आप बहुत अच्छे से कंक्रीट तरीके से उसकी आंसर राइटिंग करेंगे। और जो PYQs आ चुके हैं उनको भी देखेंगे। देखिए यूपी PCS में क्या टेंडेंसी रही है कि कई बार आयोग क्वेश्चन रिपीट करता है। प्री में भले ही सिलेबस बहुत वास्ट हो और पूछे जाने की संभावना निश्चित ना हो कि क्या पूछा जा सकता है, लेकिन मेंस में लगभग एक्सपेक्टेड सवाल ही होते हैं। अगर आप 2018 से लेकर 2023 तक, 2018 से लेकर 2023 तक सारे PYQs से संबंधित चीजें पढ़ लेते हैं, इनकी आंसर राइटिंग कर लेते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आप 60+ स्कोर कर लेंगे। स्कोर का मतलब 60+ क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लेंगे। बचे 40% में तो 100% तो आप करने को भूल ही जाइए। एक दो क्वेश्चन तो आपका एलिजिबल चला ही जाएगा, आप उसमें उतना अच्छा नहीं लिख पाएंगे। कोशिश करिए कि कम से कम 90% क्वेश्चन आप अच्छे से अटेम्प्ट करें, और 10% अगर करें अटेम्प्ट तो सब, लेकिन 90% अच्छे से अटेम्प्ट करें, ये आपका उद्देश्य होना चाहिए। अब इस पूरी प्रक्रिया में, चैप्टराइजेशन की प्रक्रिया में क्वेश्चन लिखा कैसे जाएगा, कैसे उसकी बॉडी लिखी जाएगी, उसका कंक्लूजन कैसे लिखा जाएगा, इसके लिए आपको क्या चाहिए? आपको आंसर राइटिंग के लिए क्या चाहिए? तब आपके लिए ऐसी कोई किताब की जरूरत आपको होगी जो किताब आपको न केवल PYQs के बारे में बताए, देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, PYQs के बारे में बताए, बल्कि ये भी बताए कि जो PYQs पूछे गए हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनकी आंसर राइटिंग आप कैसे कर सकते हैं। इसका मतलब है PYQs का मॉडल आंसर आपका होना चाहिए, और PYQs का जब मॉडल आंसर होगा तब न केवल PYQs के आधार पर आप सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से उसका एनालिसिस कर पाएंगे, बल्कि इन्हीं PYQs और सिलेबस के माध्यम से आपको एक विशेष अंतर्दृष्टि मिलेगी, और ये अंतर्दृष्टि आपकी मेंस की तैयारी में बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगी। अब मॉडल आंसर कैसे मिलेगा? तो इसमें आपका घटना चक्र बेहद सहयोग करेगा। कैसे सहयोग करेगा, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, घटना चक्र से हमारी एक किताब निकलती है, और उस किताब की मैं कवर पेज आपको दिखा दे रहा हूं, फिर आगे वीडियो में आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखिए, ये हमारी किताब है। ये किताब हिंदी मीडियम में है और ये किताब इंग्लिश मीडियम है, सेम किताब है। इस किताब का नाम क्या है? यूपी PCS मुख्य परीक्षा GS, मुख्य परीक्षा GS, इसका किताब का नाम है। यूपी PCS मुख्य परीक्षा GS इस किताब का नाम है। और जो इंग्लिश में किताब है यूपी PCS मेंस GS सॉल्व पेपर। अब इसमें क्या है? इसमें 2018 से लेकर 2023 के जो PYQs आए हैं उनके सॉल्व आंसर को बहुत मॉडल तरीके से लिखा गया है। जैसे आप इसमें नाम देख रहे होंगे, रिव्यूड बाई पूजा सोनी, डिप्टी कलेक्टर रही हैं 2020 की, और IPS सेलेक्ट हुई हैं 2021 में। इन्होंने इस किताब को रिव्यू किया है, इंग्लिश माध्यम जो किताब है, और इसी किताब के आधार पर हमने हिंदी माध्यम की किताब को बनाने का प्रयास किया है। तो अगर कोई टॉपर जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है वो किसी किताब को रिव्यू कर रहा है, इसका मतलब है उस किताब में एक मॉडल आंसर आपको मिल जाएगा, और ये मॉडल आंसर आपकी मेंस की तैयारी में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। मैं फिर से रिकमेंड करूंगा, ये दोनों किताबें आप देख लीजिए। यूपी PCS जो सॉल्व पेपर है, ये किताब हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी उपलब्ध है, और इसको रिव्यू किया है पूजा सोनी ने, जो 2020 में डिप्टी कलेक्टर यानी SDM रही, और फिर IPS सेलेक्ट हो गई 2021 में। इन्होंने इस किताब को रिव्यू किया, और इनके रिव्यू के आधार पर ये हिंदी की किताब भी हमने निर्मित करने का प्रयास किया है। इसमें 2018 से लेकर 2023 तक जितने भी पेपर हुए हैं, पेपर 1 से लेकर पेपर 6 तक, पेपर 1 से लेकर पेपर 6 तक 2 पेपर ऐसे और हिंदी इसमें नहीं है। GS के सारे पेपर इसमें शामिल हैं,
और ये पेपर आपकी तैयारी में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगे। जैसा मैंने आपसे कहा कि आंसर राइटिंग में आपको ये पता चलना चाहिए कि आंसर लिखा कैसे जाता है, तो मॉडल आंसर इन दोनों किताबों से आपको मिल जाएगा। अगर आप हिंदी माध्यम के हैं तो हिंदी वाली ले लीजिए, अंग्रेजी माध्यम के हैं तो आप इंग्लिश वाली ले लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, आप पीसीएस के बारे में एक अच्छी चीज़ जानते हैं कि मेंस में देखिए 8 पेपर कुल मिलाकर होता है। 8 पेपर होता है जिसमें जनरल हिंदी जो है 150 नंबर की होती है और ऐसे 150 नंबर का होता है। अभी हम ऐसे और जनरल हिंदी की चर्चा नहीं कर रहे हैं इसमें। देखिए, जनरल स्टडी फर्स्ट पेपर 200 नंबर का होता है। जीएस जो सेकंड पेपर होता है ये 200 नंबर का होता है। थर्ड पेपर भी 200 नंबर का, फोर्थ पेपर भी 200 नंबर का, और फिफ्थ पेपर भी 200 नंबर का, और सिक्स पेपर भी 200 नंबर का होता है। अब इसमें क्या, आपके पास 2-3 महीने का टाइम है, मान लीजिए 2 से 3 महीने का आपके पास टाइम है, और इस टाइम में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी वो होगी आंसर राइटिंग। देखिए, आंसर राइटिंग में मैंने आपको बताया कि आंसर राइटिंग करते हुए इस बात का ध्यान में रखना है आपको कि मॉडल आंसर कैसे लिखे जाते हैं। अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है और कीवर्ड पूछ ले रहा है, कीवर्ड में अलग अलग कीवर्ड दे रहा है, जैसे एक शब्द है आलोचनात्मक परीक्षण, एक शब्द है आलोचनात्मक परीक्षण, अगर ये कीवर्ड है, और एक शब्द है विवेचना। अब इन्हीं दोनों शब्दों को जोड़कर क्वेश्चन पूछ सकता है। हालांकि इसको सिविल सर्विसेज में टेल वर्ड कहा जाता है, लेकिन हम इसको टेल वर्ड नहीं कहेंगे, इसको मेन वर्ड कहेंगे, क्योंकि ये कीवर्ड जो होते हैं ये आपके क्वेश्चन लिखने की, आंसर लिखने की प्रवृत्ति को चेक करते हैं कि आप क्या लिख सकते हैं। तो अब आपको क्या हो गया, अब पीवाईक्यूज जो है आपको ये घटना चक्र पब्लिकेशन से जो हमारी किताब हिंदी और इंग्लिश में निकलती है सॉल्व पेपर, जो 2018 से लेकर 2023 तक है, ये आपको एक मॉडल आंसर प्रोवाइड कर देगी। अब आपके पास क्या बचेगा, जैसे मैंने आपको बताया, जब आप चैप्टराइजेशन कर लेंगे, जैसे वैदिक का कर लिया, हड़प्पन का एक साथ कर लिया, तब आपको ये समझ में आ जाएगा कि पीवाईक्यूज में इस चैप्टर से क्या क्या पूछा गया है और क्या नहीं पूछा गया है। जो नहीं पूछा गया है उसके बारे में थोड़ा सा आप फोकस करेंगे, उसके अध्ययन सामग्री, उसके आंसर राइटिंग करेंगे। इससे क्या होगा कि आपको एग्जाम हॉल में जब आप जाएंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि सब कुछ यार तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, ये फीलिंग नहीं आएगी। और अगर पेपर देखकर आप डरते नहीं हैं, देखिए पेपर का एक साइकोलॉजिकल पक्ष भी होता है, मनोवैज्ञानिक पक्ष भी होता है। और ये मनोवैज्ञानिक पक्ष क्या होता है, जब आप इमेजिन करिए आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं और आपके पास जस्ट पेपर आया और अनाउंसमेंट हुई, घंटी बजी कि भाई पेपर ओपन किया जाए, आपने पेपर ओपन किया और पहले ही पेज में पहला ही सवाल आपने देखा और आपको लगा यार ये तो हमको आता ही नहीं है। ऐसी साइकोलॉजिकल कंडीशन जब आपके अंदर पैदा होगी तो आपको अगला प्रश्न जो आ भी रहा होगा उसके बारे में भी कंफ्यूजन होने लगेगी। इस साइकोलॉजिकल कंडीशन को ही एग्जाम फोबिया कहा जाता है। और एग्जाम फोबिया आप समझिए मेंस में कई खिलाड़ियों का पूरा मामला गड़बड़ कर देता है। इस एग्जाम फोबिया से बचे रहने के लिए आपको ये स्ट्रेटजी बहुत काम आने वाली है कि आप पीवाईक्यूज का एनालिसिस करें और पीवाईक्यूज को एनालिसिस करके आप सिलेबस में मैच करें। अब इन दोनों को जब आप मिक्स कर देंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि भैया सिलेबस में क्या नहीं पूछा गया है, और आप नहीं पर जब आप फोकस कर जाएंगे तो एग्जाम फोबिया आपका अपने आप दूर हो जाएगा। ये एक स्ट्रेटजी है और इस स्ट्रेटजी में घटना चक्र का जो सॉल्व पेपर है बहुत मदद करेगा। सॉल्व पेपर मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि सॉल्व पेपर आप खरीद सकते हैं, खरीद लीजिए, मार्केट में अवेलेबल है, हिंदी अंग्रेजी दोनों में भी है। जब आप पीवाईक्यूज कर लेंगे फिर इसके बाद टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करिए, टेस्ट सीरीज में आंसर राइटिंग कीजिए और आंसर राइटिंग करते हुए पीवाईक्यूज में एक चीज़ और आपको मिलेगी जो खास बात होगी। जब आप पीवाईक्यूज ले लेंगे उसमें एक चीज़ और आपको मिलेगी। क्या मिलेगी, जब आप पीवाईक्यूज, जैसे आपने पीवाईक्यूज ले लिया, इसमें से सिलेबस, और मैंने आपको बार बार कह रहा हूं कि इन दोनों चीज़ों को आपको मैच करना है। आपने चैप्टराइजेशन कर लिया, चैप्टर में ये देख लिया कि कौन सा प्रश्न आ रहा है, क्वेश्चंस क्या क्या पूछे गए हैं और क्या नहीं पूछे गए हैं। इस पर जब आपका फोकस हो जाएगा तो नहीं वाले का जो सिलेबस होगा उसके आधार पर अध्ययन सामग्री, कुछ कंटेंट और कंटेंट के आधार पर आंसर राइटिंग इस पोर्शन का आप कर लेंगे। बाकी आंसर राइटिंग करने के लिए आपको मॉडल भी आपके पास है पीवाईक्यूज के माध्यम से, घटना चक्र की किताब का। इससे आपको 2 स्टेप में तैयारी आपकी हो जाएगी। तीसरा स्टेप क्या होगा, देखिए ध्यान से। तीसरा स्टेप, आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, आंसर राइटिंग करते हैं और फिर अगले स्टेप के रूप में आप क्या कर सकते हैं कि आप इस स्टेप में क्या करेंगे, ध्यान से, करंट अफेयर्स पे फोकस करेंगे। करंट अफेयर्स पे कैसे फोकस करना है, साल भर में जो ऐसे करंट अफेयर्स जो बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं
उनकी एक लिस्टिंग कीजिए। ऐसे करंट अफेयर्स जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीज़ों को प्रभावित करते रहे हैं। जैसे अगर हम इंटरनेशनली बात करें तो आप रसिया यूक्रेन पर फोकस कर सकते हैं, रसिया यूक्रेन पर फोकस करें, लगातार ये वार चल रही है। इसके अलावा अगर अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में बात करें तो आप सीरिया के गृह युद्ध की बात कर सकते हैं, सीरिया में क्या स्थिति है, कैसे वहाँ चीज़ें हो रही हैं, कैसे वहाँ प्रवासन है का संकट है, इन सब सारी चीज़ों को। तीसरी बात, अमेरिकन इलेक्शन पे भी आप फोकस कर सकते हैं कि अमेरिकन इलेक्शन है। इससे क्या मिलेगा? पहली बात तो आंसर राइटिंग में आपको मदद मिलेगी, दूसरी बात आपको तात्कालिक घटनाओं से आपको एक अवेयरनेस प्राप्त होगी। इस अवेयरनेस को आप मेंस में और अपने इंटरव्यू में भी आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, ताकि एग्जामिनर को ये लगे कि आप सचेत हैं, अपने आसपास की घटनाओं के प्रति बहुत सचेत हैं। और जैसे देखिए लोकसभा चुनाव हुआ है, अब लोकसभा चुनाव हुआ है भारत में 2024 में, तो लोकसभा चुनाव की पूरी कार्यप्रणाली, कैसे चुनाव होता है, क्या मैकेनिज्म होता है, इलेक्शन कमीशन कैसे काम करता है, जन प्रतिनिधित्व कानून कैसे काम करता है, कैसे किसी सदस्य को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। और इसके अलावा जैसे जगदीप धनखड़ के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हुई, तो महाभियोग में इम्पीचमेंट, कैसे इम्पीचमेंट वाइस प्रेसिडेंट का होता है, वाइस प्रेसिडेंट और जजों का तो बहुत आपने सुना होगा, वाइस प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट करने की क्या प्रक्रिया है, किन प्रक्रिया के तहत उनको हटाया जा सकता है। भले डायरेक्ट सवाल ना पूछे, लेकिन इन घटनाओं से आपको जागरूक रहना पड़ेगा। देखिए अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की घटनाओं की खबर तो रखनी ही पड़ेगी। जब आप इन घटनाओं को अच्छे से ध्यान में रखेंगे तब आपको ये समझ में आएगा कि आखिर ये सारी चीज़ें कैसे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी तैयारी में। और जब आप अपनी तैयारी में इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे तो एग्जामिनर को भी लगेगा कि आपकी तैयारी गंभीर है। तो आंसर राइटिंग में उनको भी कहूँगा, अगर मान लीजिए आपको ये डाउट है कि आप मेंस का एग्ज़ाम नहीं देने जा रहे हैं या आपका नहीं होगा, तो आप 25 के लिए तैयारी करिए, 25 के लिए आंसर राइटिंग करिए, 25 में बेहतर करने का प्रयास करिए। देखिए आंसर राइटिंग ही आपकी मुख्य परीक्षा का आधार है और मुख्य परीक्षा ही आपके चयन के लिए सबसे सशक्त मार्ग प्रशस्त करती है, क्योंकि इंटरव्यू 100 नंबर का होता है और मुख्य परीक्षा आपकी जो है 1500 नंबर की होती है, 2 छंग 12 इंटू 300 150। तो 1600 मार्क में 100 मार्क अगर आप इंटरव्यू को निकाल भी देते हैं तो 1500 जो नंबर होते हैं वो मेंस के होते हैं। और अगर आप 1500 नंबर को इग्नोर करेंगे, आपको ये लगेगा कि प्री जब हो जाएगा तब तैयारी करेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। प्री और मेंस की इंटीग्रेटेड तैयारी होती है। जो लोग भी 2024, 2025 या 2026 में एग्ज़ाम देना चाहते हैं इन पुस्तकों को ले सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो हम कमेंट बॉक्स में इन दोनों पुस्तकों की लिंक को जो है यहाँ पे लगा देंगे, ताकि इन पुस्तकों को आप ऑर्डर कर पाएँ, तो आपकी मेंस की तैयारी बेहतर हो, आप अच्छा परफॉर्म करें। और भी इस तरह के वीडियोज़ लेकर हम आपके समक्ष आते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं, अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।